तो अगला है फैक्टर, पहला टर्म है फैक्टर। किस बात कैसे आ रही है? सर फैक्टर का है भी नहीं आ रहा तो सर ऊपर जो पहला टर्म है फैक्टर। फैक्टर जो है ना, ये एक स्टेबल यूनिट है, ठीक है। फैक्टर इज अ स्टेबल यूनिट, ठीक है। और कैसा स्टेबल यूनिट? कोई भी वो यूनिट जो किसी भी कैरेक्टर को कैरी करने का काम करेगा, ठीक है। वो कोई यूनिट जो किसी भी कैरेक्टर को कैरी करने का काम करते हैं उसे हम बोलते हैं फैक्टर, ठीक है। अब ये जो टर्म फैक्टर है, ठीक है, इसको यूज किया था मेंडल ने, ठीक है। और मेंडल ने ही दूसरा टर्म भी बोला था फैक्टर के लिए, एंड दैट इज एलिमेंट, ठीक है। तो एलिमेंट या फैक्टर अगर वर्ड यूज हो रहा है, ठीक है, जेनेटिक्स में, तो उसका सिंपल सा मतलब है दैट इट इज अ स्टेबल यूनिट, ठीक है, व्हिच इज कैरिंग अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। अब जिसे मेंडल ने फैक्टर या एलिमेंट बोला था, ठीक है, उसी फैक्टर या एलिमेंट को जोहानसन ने जीन बोला, ठीक है। मेंडल जिसे फैक्टर या एलिमेंट बोल रहे थे, उसी फैक्टर या एलिमेंट को बाद में क्या बोला गया? जीन बोला गया, ठीक है। इतना आप लोग प्लस वन में पढ़ चुके हो कि जीन जो है, ठीक है, वो एक फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट है, ठीक है। और फंक्शनल और फंडामेंटल के हिसाब से कि हमारी बॉडी में किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो भी कैरेक्टर एक्सप्रेस होते हैं उसके लिए जनरली रिस्पॉन्सिबल कौन है? जीन, ठीक है। इसी वजह से हम जीन को फंडामेंटल एंड फिजिकल यूनिट बोलते हैं, विच कैरीज अ कैरेक्टर, ठीक है। तो जिस टर्म को जिस पर्टिकुलर फैक्टर या एलिमेंट बोला जा रहा था मेंडल के थ्रू, ठीक है, उसे ही बाद में क्या बोला गया? जीन बोला गया, ठीक है। तो क्वेश्चन में एग्जाम में वो जीन भी टर्म बोल सकता है, फैक्टर या एलिमेंट कुछ भी बोला जा सकता है, ठीक है। आपको ध्यान में ये रखना पड़ेगा कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है, ठीक है। तो ये था पहला टर्म। दूसरा टर्म है एलील, ठीक है। दूसरा टर्म है एलील। देखो एलील का सिंपल सा मतलब है कि कोई भी वो जीन, ठीक है, कोई भी वो जीन जो किसी भी होमोलोगस क्रोमोसोम पे, कोई भी वो जीन जो किसी भी होमोलोगस क्रोमोसोम के एक ही पॉइंट, एक ही साइट पे लोकेटेड हो, उन्हें हम बोलते हैं एलील, ठीक है। वो कोई भी जीन जो होमोलोगस क्रोमोसोम के सेम साइट पे लोकेटेड होते हैं उन्हें हम बोलते हैं एलील। अब ये जो एलील है ये कैसा भी हो सकता है, ठीक है। ये जो दो है, ये दो एक क्रोमोसोम है, ठीक है, और कैसे क्रोमोसोम है? होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे, जिस डिस्टेंस पे ये जीन एक क्रोमोसोम पे लोकेटेड होगा, उसी तरह वो अपने होमोलोगस क्रोमोसोम के सेम डिस्टेंस, सेम पॉइंट पे लोकेटेड होगा, ठीक है। और ऐसे सारे ही फैक्टर्स को हम क्या बोलते हैं? एलील, ठीक है। आगे बात सुनो। अगला टर्म है डोमिनेंट, ठीक है। डोमिनेंट का मतलब सभी को पता ही है ना, कि कोई भी वो कैरेक्टर, ठीक है, अगर हम जेनेटिक्स के टर्म में बात करें तो कोई भी वो कैरेक्टर जो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, ठीक है, कोई भी वो कैरेक्टर जो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा उसे हम क्या बोलते हैं? डोमिनेंट कैरेक्टर, ठीक है। तो जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा उसे हम बोलते हैं रेसेसिव, ठीक है, क्या बोलते हैं? ठीक है। तो हर एक की बॉडी में दो कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दो कैरेक्टर का मतलब कि एक ही कैरेक्टर के दो फॉर्म प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। एक डोमिनेंट फॉर्म और एक रिसेसिव फॉर्म, ठीक है। तो जो कोई भी कैरेक्टर किसी की बॉडी में एक्सप्रेस हो रहा है वो कैसा कैरेक्टर है? डोमिनेंट कैरेक्टर है, ठीक है।
और जो एक्सप्रेस नहीं हो पाता है वो कैसा कैरेक्टर है, रिसेसिव है। ठीक है, अब जितने भी डोमिनेंट कैरेक्टर को आप पूरे ही जेनेटिक्स में रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है, वो सारे ही डोमिनेंट कैरेक्टर हमेशा कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट किए जाओगे। ठीक है, चाहे वो कैपिटल लेटर कोई सा भी हो। ठीक है, और जितने रिसेसिव कैरेक्टर होंगे वो सारे ही अपने स्मॉल फॉर्म में रिप्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो अगर पूरी जेनेटिक्स में कहीं भी कैपिटल लेटर लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि वो कैसा कैरेक्टर है, डोमिनेंट कैरेक्टर है। ठीक है, और अगर स्मॉल लेटर है तो वो कैसा कैरेक्टर है, रेसेसिव कैरेक्टर है। ठीक है, और जहां कहीं भी डोमिनेंट होगा मतलब कि रिप्रेजेंट कौन करेगा अपने आप को एक्सप्रेस कौन करेगा, ये डोमिनेंट वाला। ठीक है, रेसेसिव अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। ठीक है, आगे बात सुनो। अब हम जेनेटिक्स में जितने भी सिंबल यूज करेंगे, ठीक है, वो हमेशा ही अपने डिप्लॉइड फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा हो। मतलब कि आप कोई भी कैरेक्टर लिख रहे हो, ठीक है, आप कोई भी कैरेक्टर लिख रहे हो, वो हमेशा इस कंडीशन में लिखा जाएगा। ठीक है, चाहे कैपिटल टी हो सकता है, चाहे कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकता है, या स्मॉल टी हो सकता है। ठीक है, एक साथ दो लेटर लिखे जाएंगे। दो लेटर किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसके डिप्लॉइड लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर आप एक सिंगल लेटर लिख दोगे, ठीक है, तो ये उस ऑर्गेनिज्म की गैमीट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना होगा कि क्वेश्चन में कब वो पेरेंट बोल रहा है और कब न्यू ऑफस्प्रिंग बोल रहा है। ठीक है, और अगर पेरेंट बोल रहा है तो हमें उसको किस तरह कैपिटली रिप्रेजेंट करना है, और अगर ऑफस्प्रिंग बोल रहा है तो या गैमीट की बात हो रही है तब हमें उसे किस तरह रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो जब भी हम पेरेंट के लिए, जब भी हम क्रॉसिंग करेंगे आगे और जब भी हमें पेरेंट को रिप्रेजेंट करना होगा तो जो भी कैरेक्टर हम लिखेंगे वो हमेशा किस में लिखेंगे, उसके डिप्लॉइड फॉर्म में। ठीक है, और जब भी नई ऑफस्प्रिंग का जनरेशन करना होगा, जब भी नई ऑफस्प्रिंग बनानी होगी तो उसे हमें पहले क्या बनाना पड़ेगा, गैमीट बनाना पड़ेगा। ठीक है, पूरा रिप्रोडक्शन खत्म हो चुका है। ठीक है, इतना तो पता हो जाना चाहिए कि नई जनरेशन तब तक नहीं आएगी जब तक गैमीट बनाने की कैपेबिलिटी किसी भी इंडिविजुअल में प्रेजेंट नहीं होगी। ठीक है, तो आपके पास कोई भी पेरेंट का कोई भी कैरेक्टर प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, जब तक आप उसका गैमीट नहीं बनाओगे, ठीक है, तब तक ऑफस्प्रिंग में किस तरह का कैरेक्टर एक्सप्रेस होने वाला है ये कभी भी आपको पता नहीं चलेगा, ये कभी भी आप डिटरमाइन नहीं कर सकोगे। ठीक है, तो इसलिए ध्यान में रखना कि हम किस तरह से उसके प्लॉइडी लेवल को रिप्रेजेंट करेंगे क्रॉसिंग के टाइम पे। ठीक है, आगे बात सुनिए। अगला टर्म है होमोजाइगस। नहीं दिख रहा, थोड़ा सा आगे शो। अगला टर्म है होमोजाइगस। होमोजाइगस का मतलब सेम, होमो का मतलब इतना तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, है ना, होमोजेनिक मिक्सचर, हेटेरोजेनिक मिक्सचर। तो होमो का मतलब होता है सेम। देखो अभी बताया था कि अरे कैसे अगला टर्म है होमोजाइगस। होमोजाइगस का मतलब सेम। ठीक है, अब अभी बताया था कि हमें जब पेरेंट को रिप्रेजेंट करना होगा या किसी भी ऑफस्प्रिंग को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, तो हम उसे हमेशा डिप्लॉइड फॉर्म में ही रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। वो हैप्लॉइड कब होगा, जब वो गैमीट बनाएगा। ठीक है, बट अगर हम किसी एडल्ट, किसी मैच्योर ऑफस्प्रिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसे हमेशा डिप्लॉइड फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये खुद में एक जीन है और ये एक अलग जीन है। ठीक है, हर एक जीन, हर एक कैरेक्टर जो है, ये सब कुछ हमेशा पेयर के फॉर्म में ही प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, और होते ही हैं। और कौन सा फॉर्म, एक डोमिनेंट फॉर्म और एक रिसेसिव फॉर्म। ठीक है, अब होमोजाइगस। होमोजाइगस का मतलब है कि जो भी कैरेक्टर या जो भी जीन जिस किसी भी इंडिविजुअल में प्रेजेंट है, ठीक है, अगर वो सारे जीन एक जैसे ही है, मतलब कि अगर एक डोमिनेंट है तो दूसरा भी डोमिनेंट हो, ठीक है, या अगर एक रिसेसिव है तो दूसरा भी रिसेसिव हो। ठीक है, जब दोनों ही लेटर कैपिटल या दोनों ही लेटर स्मॉल रहेंगे तो उसे क्या बोलते हैं, होमोजाइगस। ठीक है, और अगर एक
कैपिटल और एक स्मॉल हो जाए, ठीक है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, हेटेरोजाइगस। ठीक है, आगे बात सुनो कि अगर दोनों लेटर कैपिटल में रिप्रेजेंट हो रहे हैं तो वो क्या है, होमोजाइगस। अगर दोनों लेटर एक जैसे ही हैं, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, होमोजाइगस कंडीशन। और अगर दोनों लेटर डिफरेंट है, एक कैपिटल है एक स्मॉल है, मतलब कि एक डोमिनेंट फॉर्म में है और एक रिसेसिव फॉर्म में, तो उसे क्या बोलते हैं, हेटेरोजाइगस। ठीक है, सारे ही टर्म एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर एक टर्म क्लियर नहीं हुआ तो फिर दिक्कत होने वाली है क्रॉसिंग में, और फिर क्रॉसिंग परफॉर्म नहीं होगी कभी भी। ठीक है, वो इतने टर्म्स क्लियर देखो। पहला देखो फैक्टर, देखो इट इज a stable, it is a stable unit which carries character, which carries character. English form term factor, or term factor or element was used by Mendel. Solution factor was called as gene. Factor was called as gene by Johansson. Johannsson. Johansson. अगला टर्म देखो एलीन, अगला टर्म एलीन, ALLENE। It is a alternative form of gene. Alternative form, अरे alternative form of gene present on same site on homologous chromosome. Homologous chromosome. ठीक है, फुल स्टॉप। ये बनाओ, ये तीनों। जब आगे क्रॉसिंग कर रहे होंगे तो बहुत सारी कंडीशन ऐसी आएगी जो हम किसी कैरेक्टर को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि एक्चुअली में है क्या। dominant characters which express themselves, characters which express themselves are
are called as dominant character. Full stop. They are represented. They are represented by capital letters. They are represented by capital letters. ठीक है, full stop. अगला देखो, recessive. Characters which remains suppressed or which are not expressed. दोनों का मतलब एक ही है, or which are not expressed are called as recessive character. Are called as recessive character. Full stop. They are represented by small letters. They are represented by small letters. अगला देखो, होमोजाइगस. अगला है होमोजाइगस. होमोजाइगस ZYGOUS. होमोजाइगस. Same form of gene are termed as homozygous. Homozygous condition. Example: capital T, capital Y, capital X. कोई भी सिंबल जो मन में 26 ऑप्शन है आपके पास, कोई भी लेटर यूज कर सकते हो. अगला देखो, हेटेरोजाइगस. Different form of gene. एक कैपिटल T, स्मॉल t, कैपिटल Y, स्मॉल y, कैपिटल X, स्मॉल x. हेमीजाइगस का सिंबल का मतलब है अगर हम दोनों जीन में से किसी भी एक जीन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, चाहे हम सिर्फ कैपिटल T को रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है, या हम सिर्फ स्मॉल t को रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है, मतलब कि इन दोनों ही जीन में से अगर आप जीन के एक ही फॉर्म को, चाहे डोमिनेंट फॉर्म को चाहे रिसेसिव फॉर्म को, किसी एक को ही रिप्रेजेंट करो तो उसे क्या बोलते हैं, हेमीजाइगस. ठीक है, अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो जो मेल है, जितने मेल बॉडी है, ठीक है, हम सारे ही मेल जो है वी आर होमोजाइगस फॉर वाई जीन. ठीक है, मतलब कि अगर ये वाई जीन नहीं होता तो
अर्थ पे मेल एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते, ठीक है, सिर्फ क्या रहेगा एक्स एंड एक्स, ठीक है, दैट इज फीमेल, ठीक है। तो ये वाई जीन है जो एक्चुअली मेरे पूरे अर्थ को बैलेंस करके रख रहे हैं। सही बात है, अगर कोई भी सिर्फ एक टाइप का सेक्स या एक टाइप का जेंडर ही प्रेजेंट होगा तो अर्थ कभी भी बैलेंस नहीं होती, कोई भी इकोसिस्टम कभी भी बैलेंस नहीं हो सकता सिर्फ एक ही जेंडर की प्रेजेंस में, ठीक है। ऑपोजिट सेक्स हमेशा ही रिक्वायर्ड है, हाँ, या फिर हम बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली में अगर हम थोड़ा एवोल्यूशन में जाएं, हाँ, तो ये जो वाई जीन है, ठीक है, ये जल्दी बना हुआ है म्यूटेशन की वजह से, ठीक है, म्यूटेशन की वजह से चेंजेस हुए जीन में, जिसने क्या किया, दो अलग अलग सेक्सेस की फॉर्मेशन करी, ठीक है, एक मेल और दूसरा फीमेल, ठीक है। तो मेल बॉडी आप हो जाएगी फॉर वाई जीन और वाई क्रोमोसोम, ठीक है। अगला है हेटेरोसिस और हाइब्रिड विगर। हेटेरोसिस या हाइब्रिड विगर का मतलब है कि जो नया ऑस्प्रिंग बना हुआ है, ठीक है, जो नया ऑस्प्रिंग का प्रोडक्शन हुआ है, ये नया ऑस्प्रिंग जो है ये ज़्यादा सुपीरियर है, ये ज़्यादा डोमिनेंट है, ठीक है, ये ज़्यादा मॉडिफाइड है एज दैट ऑफ इट्स पेरेंट्स, ठीक है। तो हेटेरोसिस का मतलब क्या है कि अगर न्यू ऑस्प्रिंग जो है वो ज़्यादा सुपीरियर हो जाता है अपने पेरेंट्स से, तो हम उसे क्या बोलते हैं, हेटेरोसिस और हाइब्रिड विगर, ठीक है। अगला है फिनोकॉपी। फिनोकॉपी का सिंपल सा मतलब है कि अगर आप किसी भी डिफरेंट कैरेक्टर को, अगर आप डिफरेंट कैरेक्टर को, है ना, डिफरेंट इन्वायरमेंट में रख रहे हो, ठीक है, डिफरेंट कैरेक्टर को आपने डिफरेंट इन्वायरमेंट में रखा, बट वो सेम तरह के कैरेक्टर को जनरेट कर रहे हैं, सेम तरह के कैरेक्टर को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हम उसे क्या बोलते हैं, फिनोकॉपी, ठीक है। अगर हमने दो अलग अलग कैरेक्टर को दो अलग अलग इन्वायरमेंट में रखा और अलग अलग इन्वायरमेंट की वजह से क्या हुआ कि वो सेम कैरेक्टर को ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, सेम कैरेक्टर को ही एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो हम उसे क्या बोलते हैं, फिनोकॉपी, ठीक है। अगला है जीनोटाइप। जीनोटाइप का मतलब है कोई भी जेनेटिक अरेंजमेंट, ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल का अगर आप उसका जेनेटिक मेकअप देखते हो, ठीक है, कि जीन उसकी बॉडी में किस तरह से अरेंज है या आप किसी भी जीन को किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, जीनोटाइप। ये जो भी लेटर हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये जो भी लेटर हम जनरली यूज करते हैं पूरी जेनेटिक्स में, वही क्या है, जीनोटाइप, ठीक है। मतलब कि अगर आप किसी भी इंडिविजुअल के लिए कैपिटल टी यूज कर रहे हो, ठीक है, या स्मॉल टी यूज कर रहे हो, ठीक है, तो ये जनरली बताएगा किसको, ये किसी भी ऑर्गेनिज्म की उसकी हाइट को बता रहा होगा, ठीक है। अब हाइट दो तरीके से हो सकती है, या फिर वो टॉल हो सकता है या फिर ड्वार्फ हो सकता है, ठीक है। तो कोई भी जो जेनेटिक अरेंजमेंट आप किसी भी इंडिविजुअल का रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, जीनोटाइप, ठीक है। अब देखो अगला है फिनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब सिंपल सा है कैरेक्टर, ठीक है, कोई भी कैरेक्टर, ठीक है। जैसे मैंने भी बोला कि आपने क्या लिखा, कैपिटल टी, ठीक है, दोनों ही डोमिनेंट है, ठीक है। और अगर हम हाइट की बात करें तो हाइट में टॉल जो है वो अपना डोमिनेंट कैरेक्टर होता है, ठीक है। तो अगर हम कैपिटल टी लिख रहे हैं तो ये तो जीनोटाइप हो गया, ठीक है। लेकिन ये कैपिटल टी बता किसको रहा है, हाइट को। तो वो जो हाइट टर्म हमने यूज किया इसको डिफाइन करने के लिए, या ये टर्म जो है जिस कैरेक्टर को डिफाइन कर रहा है, ठीक है, उसे ही हम एक्चुअली में क्या बोलते हैं, फिनोकॉपी, फिनोटाइप, ठीक है। तो कोई भी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर जो किसी भी जीनोटाइप से एक्सप्रेस हो रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, फिनोटाइप, ठीक है। आइए सुनो, तो जनरली हम क्या करेंगे, जो हम क्रॉसिंग कर रहे होंगे तो हमें जीनोटाइप भी देखना होता है और फिनोटाइप भी देखना होता है, और इस जीनोटाइप और फिनोटाइप
इन दोनों के अलग अलग रेशियो भी निकलते हैं, सबके अलग अलग ऑर्गेनिज्म भी बनते हैं, ठीक है, और सबका अलग अलग परसेंटेज भी होता है, ठीक है। आज हम लोग जीनोटाइप और फेनोटाइप, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे की समझ देखो, अगला इमेज आएगी। If only a single allele, or any single allele or a single gene of a pair is represented, it is called as hemizygous. ठीक है, फुल स्टॉप एग्जांपल लिखो। मेल ह्यूमंस आर hemizygous for Y gene or Y chromosome, ठीक है, फुल स्टॉप। जैसे थोड़ा बहुत अगर आपको पता हो कि जो हम फीमेल बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, है ना, तो जनरली हम किससे करते हैं, डबल एक्स, ठीक है। लेकिन अगर हम मेल बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं एक्स वाई से, ठीक है। तो अगर आप सिर्फ एक्स लोगे तो आप ये नहीं बता सकते कि जो इंडिविजुअल है वो मेल है या फीमेल है, ठीक है। लेकिन अगर कहीं भी आपने किसी भी बॉडी को वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हो तो वो हमेशा ही मेल को रिप्रेजेंट करना होगा, ठीक है। तो हम एक्स के बेसिस पे ये नहीं बता सकते कि जो ऑफस्प्रिंग है ना, जो फीटस का डेवलपमेंट हो रहा है या कोई भी ऑर्गेनिज्म जो ग्रो कर रहा है, ठीक है, वो मेल है या फीमेल है, ठीक है। हेटेरोसिस, HETEROSIS, हेटेरोसिस, और हाइब्रिड विगर, VIGOUR, हाइब्रिड विगर। If offspring is superior to their parent, is called heterosis. अलग phenotypic, if two genes are put in different environmental conditions, but they produce the same character, It is referred as phenotypic. जीनोटाइप। जेनेटिक मेकअप पार्लर में करते हैं ना, जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म,
जीनोटाइप। एग्जाम्पल में से लिख लो, कुछ भी लिख लो, कैसा भी सिंबल लिख लो। इसमें ये पता चलता है कि जो वेरी स्मॉल है या हाइट है। जीनोटाइप, morphological character of an organism, morphological character of an organism is called as phenotype. ठीक है, थोड़ी शॉर्ट एग्जाम्पल देखो, प्लांट हाइट, फ्लावर कलर, सीड शेप, सीड कलर, बाकी तो और सारे कैरेक्टर पढ़ते रहेंगे, पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगे। तो ये कुछ टर्म्स थे जो पूरे जेनेटिक्स में बार बार यूज हुए। ठीक है, अब हेडिंग डालो मेंडलिज्म। मेंडलिज्म तो मेंडलिज्म में कुछ ऐसा खास नहीं है, सिर्फ कहानी है। तो कहानी पढ़ेंगे मेंडलिज्म। अच्छा, लेकिन थोड़ा समझने वाली बात है कि मेंडलिज्म और बोर्न किसे है। ठीक है, देखो मेंडल के वो सारे ही टेक्निक्स, ठीक है, मेंडल के वो सारे ही टेक्निक्स जिसके थ्रू जेनेटिक का कोई भी प्रोसीजर, ठीक है, जिसके थ्रू जेनेटिक का कोई भी प्रोसीजर या कोई भी टेक्निक इवॉल्व होता है या हम बनाते हैं, या जेनेटिक से कोई भी लॉ बन रहे हैं, ठीक है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, मेंडलिज्म। ठीक है, मतलब कि जेनेटिक्स अगर आपको पढ़ना है तो आपको मेंडल को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि जेनेटिक्स की स्टार्टिंग ही मेंडल से होती है। ठीक है, तो मेंडल के जितनी भी थ्योरी है, मेंडल के जितने भी लॉ है, मेंडल का जो भी टेक्निक था, अगर आप उन्हीं टेक्निक उन्हीं लॉज को फॉर्मुलेट कर रहे हो टू फॉर्म न्यू लॉज और न्यू टेक्निक, ठीक है, देन इट इज कॉल्ड एज मेंडलिज्म। ठीक है, तो बस मेंडलिज्म में ही है, बाकी तो कहानी है, बाकी हम कहानी देखते हैं।